व्लादिमीर पुतिन के पास अब पैसे खत्म हो रहे हैं और वे अपने अमीर लोगों को निशाना बना रहे हैं। अपने असफल युद्ध का खर्च उठाने की हताशा में क्रेमलिन ने रूसी धनकुबेरों और भाग रही पश्चिमी कंपनियों से अरबों डॉलर जब्त किए हैं। रूसी इतिहास की सबसे बड़ी लूट भी इस नुकसान को नहीं रोक सकती, इसलिए रूस की कई बड़ी कंपनियां बर्बादी के कगार पर हैं। वे पुतिन से मदद मांग रहे हैं, पर जल्दी मदद नहीं मिलेगी। 2014 में पुतिन द्वारा क्रीमिया कब्जे के बाद रूस ने करीब 30 धनकुबेरों की संपत्ति जब्त की, जिनमें से 17 दुनिया के 100 सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल थे। उसने जो कुल धन चुराया है वह लगभग 2.6 ट्रिलियन रूबल है। अब इसे डॉलर में बदलना मुश्किल है, क्योंकि 2014 से रूबल की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई है। लेकिन तय है कि हम उसके अमीरों से चुराए अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं। ये सब युद्ध शुरू होने से पहले था। फरवरी 2022 से रूस में हालात और भी खराब हो गए हैं। अब व्लादिमीर पुतिन सिर्फ उन अरबपतियों के पीछे नहीं पड़ रहे हैं जो उनके खिलाफ हो गए हैं, बल्कि वे उन पश्चिमी कंपनियों के पीछे भी पड़ रहे हैं जो रूस छोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उनका तरीका बहुत सीधा है। जब कोई पश्चिमी कंपनी अपनी रूसी संपत्तियां बेचकर बाहर निकलने की कोशिश करती है तो व्लादिमीर पुतिन उस बिक्री को रोक देते हैं। वे उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन्हें अपने करीबी लोगों को बहुत कम कीमत पर सौंप देते हैं। वे पश्चिमी देशों से अरबों डॉलर लेकर अपने दोस्तों और परिवार को दे रहे हैं। 3 साल में उन्होंने लगभग 50 अरब डॉलर चुराए हैं। सबसे बुरी बात यह है कि यह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है। अब रूस से पैसे लेकर झूठ बोलने वाले भी सच बोलने लगे हैं। जरा सुनिए, यह क्लिप एक रूसी प्रचारक की है। यहाँ कई लोग, खासकर संस्कृति और शिक्षा में, रूसी होने से शर्मिंदा हैं। कई बार सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग कॉल कर फंडरेजर में मदद करना चाहते हैं। मैं उन्हें बताता हूं कि हम इसके पूरी तरह पक्ष में हैं। बिल्कुल मदद करें, लेकिन बस इतना जान लें, जब आप अपनी टीम को फंडरेजर की घोषणा करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप सच में हैरान रह जाएंगे। और ठीक यही हुआ। आधे स्टाफ ने कहा, ये सब क्यों? क्या हमें ये युद्ध चाहिए? ये क्या बकवास है? हम पूरी तरह इसके खिलाफ हैं। वो आदमी सच में दंग रह गया था। फंड अभी खाली है, शायद ही कोई पैसे भेज रहा है। अगर मोजे अंडरवियर खरीद लें तो खुद को खुशकिस्मत माने। फंड रेजिंग बहुत ही कम हो गई है। पहले हम गाड़ियां, ड्रोन, जनरेटर खरीद सकते थे। अब सब कुछ कमजोर है, क्योंकि लोग थक चुके हैं और देश बुरी हालत में है। मुझे लगता है कि पहले क्वार्टर के अंत तक लोग जागने लगेंगे। मॉस्को में 500 रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। कई व्यवसाय जो पहले डीजल या अन्य चीजों से मदद करते थे, वे अब बंद हो रहे हैं और मदद नहीं कर सकते। और साल के अंत तक हम पूरी तरह से बुरी तरह क्रैश हो जाएंगे। हम गड्ढे में जा रहे हैं। सुनो इसे। रूसी प्रचारक, जिन्हें युद्ध का समर्थन करना चाहिए, वे भी मान रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। सरल शब्दों में, रूसी सेना के पास संचालन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जो पुतिन के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वे लंबी लड़ाई चाहते हैं। यह एक सोवियत मजाक है जो इस स्थिति को समझाता है। एक सोवियत जनरल सैनिकों से कहता है, मेरे पास अच्छी और बुरी खबर है। अच्छी खबर? आज तुम लोग अपनी अंडरवियर बदल सकते हो। बुरी खबर? इसे आपस में ही बदलना पड़ेगा। यही है रूस की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था। हालांकि फौज की किस्मत अच्छी है कि मोर्चे पर हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने रूस के भीतर हैं, क्योंकि देश के अंदर लोग बस अपनी तनख्वाह ही नहीं पा रहे हैं। पुतिन की हर 2 दिन में 1 अरब डॉलर की यूक्रेन बमबारी रणनीति रूसी बस ड्राइवरों के लिए बेकार है। उन्होंने हड़ताल कर दी है। वे अपनी तनख्वाह की मांग कर रहे हैं, वो तनख्वाह जो उन्होंने कमाई है, लेकिन जनवरी से उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है। बस ड्राइवर, जो लोग सरकार के लिए काम करते हैं, नगर निगम के लिए, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। इससे हमें सब कुछ पता चल जाता है कि रूसी बजट किस हाल में है। लेकिन उनकी हालत लेनिनग्राद जितनी खराब नहीं है, जहां पुतिन का जन्म हुआ था। वहां मिलिट्री पुलिस की इमारतें सच में गिर रही हैं, जमीन में धंस रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है उन इमारतों की मरम्मत या रखरखाव पर, जिनमें सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस जगह पर बचाव अभियान अभी भी जारी है। मुझे पता है कि आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि रूसी अर्थव्यवस्था पिछले साल 1% बढ़ी थी। शायद हालात उतने बुरे नहीं हैं जितना आप बता रहे हैं। मुझे यह आंकड़ा समझाने दीजिए।
क्योंकि रूस के मामले में हर चीज की तरह हमें और करीब से देखना पड़ता है। रूस में एकमात्र क्षेत्र जो वास्तव में उत्पादक है वह है रक्षा क्षेत्र। वे रक्षा कंपनियां टैंक, हथियार, गोलियां और सेना की जरूरत का सामान बना रही हैं, लेकिन ऐसी आर्थिक वृद्धि टिकाऊ नहीं है। आप रक्षा निर्माताओं को अरबों डॉलर देकर 1% GDP वृद्धि दिखा सकते हैं। वे टैंक बनाते हैं जो यूक्रेन जाकर नष्ट हो जाता है। आखिरकार न तो नागरिकों का जीवन सुधर रहा है, न भविष्य का लाभ हो रहा है। आप सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आप टैंक बनाने में इतना पैसा खर्च करते हैं और वह नष्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि रक्षा क्षेत्र वास्तव में वह सारी पूंजी, संसाधन और प्रतिभा खींच लेता है जिसकी जरूरत दूसरे क्षेत्रों को होती है, और इसी वजह से रूस में बाकी सभी उद्योग संसाधनों के लिए तरस रहे हैं। रूसी रेलवे देश की सबसे बड़ी नियोक्ता है और अब दिवालिया होने वाली है। अगर रेलवे संघर्ष कर रही है तो सब कुछ स्पष्ट है। जो उद्योग पहले सामान निर्यात करते थे और देश भर में उत्पाद भेजते थे, वे अब पहले जैसी स्थिति में नहीं हैं। इसी कारण रूसी रेलवे संघर्ष कर रही है और समस्या सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है। रूस का मुख्य आधार तेल उद्योग भी अब ढह रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूसी तेल कंपनियां दिवालिया हो रही हैं क्योंकि तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर गिर रही हैं और प्रतिबंधों से वे बड़े बाजारों से कट गई हैं। कुछ बड़ी कंपनियां अब भी काले बाजार में तेल बेच रही हैं क्योंकि उनके पास टिके रहने की क्षमता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां, मध्यम आकार की और छोटी कंपनियां, उतने लंबे समय तक काम नहीं कर पा रही हैं। ये वही कंपनियां हैं जो पहले मॉस्को की दौलत और ताकत दिखाने के लिए यूरोपीय फुटबॉल टीमों को प्रायोजित करती थीं, अब अपने बिल भी नहीं चुका पा रही हैं। अब मैं पहले से ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगली बात के लिए, क्योंकि यह एक मजाक जैसी लगती है। लेकिन मैं कभी भी किसी धर्म के बारे में मजाक नहीं करता, और यह कोई मजाक नहीं है। यह वास्तव में एक हेडलाइन में था। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कहा है कि भगवान रूसी लोगों की ऊंची तनख्वाह की प्रार्थना नहीं सुनेंगे। चर्च ने खुद कहा कि भगवान भी मदद नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था के हालात इतने अजीब हो गए हैं तो एक सीधा सवाल उठता है, जब उनकी अर्थव्यवस्था बिखर रही है तो पुतिन क्या कर रहे हैं? खैर, अच्छी बात यह है कि वह रूस को इससे बाहर निकालने के लिए एक योजना बना रहे हैं, और वह योजना काफी रचनात्मक है। उन्होंने अमेरिका से प्रतिबंध हटाने के बदले $14 ट्रिलियन देने का वादा किया है। यह सौदा देखने में बहुत अच्छा लगता है। रूस के लिए प्रतिबंधों में राहत उसकी अर्थव्यवस्था को बचा सकती है, और अमेरिका के लिए $14 ट्रिलियन अब भी बड़ी रकम है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग $30 ट्रिलियन की है। रूस सिर्फ पुतिन की सत्ता बचाने के लिए अमेरिका के आधे आर्थिक उत्पादन की पेशकश कर रहा है। रूस के साथ हमेशा की तरह इसमें भी बड़ी समस्या है। रूस के पास $14 ट्रिलियन तो दूर आसपास भी नहीं है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब इस समस्या को समझा रहे हैं। सुनिए। और आप रूसी व्यापार सौदे पर कितना भरोसा करते हैं? मैंने रूसियों को कहते सुना है कि आपको 12 ट्रिलियन तक की पहुंच मिलेगी, और फिर आप देखते हैं कि रूसी GDP 2.5 ट्रिलियन है। तो ये 12 ट्रिलियन कहाँ से आ रहा है? मुझे लगता है DLC सौदे करने वालों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रूसी झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है, हमें ये पहले ही समझ लेना था। पुतिन कभी गणित में अच्छे नहीं थे। उन्होंने 3 दिन की सैन्य कार्रवाई चाही थी। अब लगभग 4 साल हो गए हैं। शायद ये गिनती की दिक्कत है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस के पास $14 ट्रिलियन जुटाने की एक योजना है, और असल में ये बहुत ही मजेदार योजना है। रूस ने गूगल पर 1.2 क्विंटिलियन जुर्माना लगाया है। अब मैं आपको इसका इस आंकड़े का सही अंदाजा देता हूं। 1 क्विंटिलियन मतलब 1 मिलियन बिलियन, यानी 1 और उसके बाद 18 शून्य। पूरी दुनिया का कुल GDP, यानी हर देश का GDP मिलाकर लगभग $110 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि रूस ने गूगल पर जो जुर्माना लगाया है वो पूरी दुनिया के GDP से 900 अरब गुना बड़ा है। क्यों? क्योंकि गूगल ने क्रेमलिन नियंत्रित 2 मीडिया YouTube चैनल हटा दिए थे। मुझे लगता है कि पुतिन इसी तरह से $14 ट्रिलियन की पेशकश के लिए फंड जुटाने की योजना बना रहे हैं। गूगल पर इतना बड़ा जुर्माना लगाओ जो असल में कहीं मौजूद ही नहीं है। लेकिन पुतिन के सामने एक समस्या है जो विडंबनापूर्ण भी है। पुतिन ने कहा था कि उन्होंने युद्ध इसलिए शुरू किया क्योंकि यूक्रेन रूसी भाषी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी भाषा पर प्रतिबंध लगाया, जबकि वे खुद रूसी बोलते हैं। खैर, अब लगता है कि पुतिन ठीक वही कर रहे हैं। वे रूस में विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।
व्यवसायों के विज्ञापन या साइनबोर्ड पर विदेशी भाषा के उपयोग पर 8,000 से 10,000 डॉलर जुर्माना लगेगा। यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पोस्ट्स और पहले से प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू है। रूस में केवल रूसी भाषा की अनुमति है। अब साफ है कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। गूगल उनके ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहा, इसलिए पुतिन किसी भी तरह पैसे चाहते हैं। अगर वह गूगल को ब्लैकमेल नहीं कर सके तो शायद अब रूसी नागरिकों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वह इतने हताश हैं कि व्यवसायों के अंग्रेजी साइनबोर्ड्स पर भी जुर्माना लगा रहे हैं।